पटना रेलवे स्टेशन से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक होटल में आज आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने आसपास की इमारतों को भी अपनी जद में ले लिया, जहां से लोग अपना सामान निकालकर भागते नजर आए। जबकि स्टेशन रोड पर धुएं की गुबार और आग की लपटों से खौफ पसर गया। आग इतनी तेज थी कि उसने देखते ही देखते पाल होटल को अपनी आगोश में ले लिया। यही नहीं, आसपास खड़ी गाड़ियां भी धू धू कर जलने लगी। आग लगने से हड़कंप मच गया। होटल में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल पर चले गए। कुछ लोग तो हाथ हिलाकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाते नजर आए, जबकि एक शख्स तो होटल की छत पर खड़ा नजर आया। काफी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और देखिए किस तरह से सबसे ऊंचे बिल्डिंग पर देखिए लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि ये होटल है और इसमें लोग मौजूद हैं। आग की वजह से लोगों की जान पर बनाई, तो वहीं हादसे वाली जगह पर तमाशबीनों की भीड़ जुट गई। लोग वीडियो बनाने लगे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। आग लगने की वजह से पाल होटल में मौजूद कई लोग अंदर फंस गए, लिहाजा फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें फौरन घटनास्थल के लिए रवाना हुई। करीब 60 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया और उसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक शख्स तो बुरी तरह झुलस गया, जिसे किसी तरह बाहर निकालकर फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम 2 हिस्सों में बंट गई। एक आग बुझाने में जुटी तो दूसरी लोगों को होटल से बाहर निकालने के काम में लग गई। एक एक कर होटल की छत पर मौजूद लोगों को हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए नीचे उतारा जाने लगा। सबसे पहले उस शख्स को उतारा गया जो होटल की छत पर खड़ा था। इसके बाद हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए कुछ महिलाओं को भी होटल की ऊपरी मंजिल से बाहर निकाला गया और उन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड ने कई लोगों को होटल से बाहर निकाला। हालांकि इस अग्निकांड की वजह से कई लोग बुरी तरह झुलस भी गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक अजीबोगरीब नजारा भी देखने को मिला। जिस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए लोगों को बाहर निकालने में जुटी थी, उस वक्त लोग अपने लगेज के साथ क्रेन पर सवार हो गए। लिहाजा फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को उनका लगेज नीचे फेंकना पड़ा। दरअसल हाइड्रोलिक क्रेन 10 से 7 टन का वजन ही उठा सकती है। ऐसे में लोगों के साथ अगर फायर ब्रिगेड की टीम उनका सामान भी बचाने की कोशिश करती तो क्रेन खराब हो सकती थी। लिहाजा फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों का सामान नीचे फेंकना ही उचित समझा। कई घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि कैसे कुछ ही सेकंड्स में पूरा होटल आग की लपटों में घिर गया। पटना के स्टेशन रोड पर स्थित पाल होटल के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई सिलेंडर फटा हो, जिसके बाद वो भाग कर आए तो देखा कि पाल होटल समेत अगल बगल की 3 इमारतों में आग लगी है। ये पाल होटल है, यहाँ पे खाना पीना जिसमें खाना खजाना का होता है। यहीं पे पहले सिलेंडर में हल्का सा चिंगारी लगा और उसके बाद जाकर के पूरे को पकड़ लिया है। ये इसमें अभी 3 फ्लैट में आग लगा हुआ है। बिहार की डीजी शोभा अहोतकर ने भी कहा कि सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी। अभी देखिए और एनालाइज करेंगे। अभी जो लग रहा है सिलेंडर फटने से, इसका प्राइमा फेसी अभी लग रहा है कि जबकि होटल मालिक की माने तो एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हमें तो यही पता चला कि एसी की बगल से आग पकड़ी है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ है, वो आग धीरे पकड़ते चली गई। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और आग लगने की असल वजह का पता लगाया जा रहा है। तो अब आप बात पते की समझिए, और बात पते की ये है कि भारत में आग लगने से होने वाले जान माल के नुकसान की मुख्य वजहों में फायर फाइटिंग सिस्टम का ना होना है, फायर सेफ्टी रेगुलेशंस का पालन ना करना है और घनी आबादी के साथ तंग गलियां हैं। सरकार बार बार लोगों से अपील करती है कि वो तय नियमों का पालन करें, लेकिन लोग बार बार इसकी अनदेखी करते हैं और इसी वजह से पटना अग्निकांड जैसे हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है। अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकती है, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग है और वहां के लोगों को ये ना लगे कि राहुल वायनाड को छोड़ सकते हैं। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए वायनाड में वोटिंग के बाद 27 अप्रैल को राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल का अमेठी से और प्रियंका का रायबरेली से चुनाव लड़ना लगभग तय है।
इसका ऐलान कांग्रेस पार्टी 27 अप्रैल को कर सकती है, जिसके बाद 1 से 3 मई के बीच राहुल और प्रियंका नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन से पहले राहुल अमेठी भी जाएंगे, जहां 1 मई को कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल और प्रियंका अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर उनकी टीम ने अमेठी में इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों पर सियासी बयानबाजी भी खूब तेज हो गई है। अमेठी से चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर वायनाड की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है और दावा किया कि अमेठी में सांसद रहने के दौरान राहुल ने गरीबों का भला नहीं किया। स्मृति ने राहुल के राम मंदिर जाने के मुद्दे पर भी तंज कसा, साथ ही राहुल पर परिवार बदलने का आरोप भी लगाया। वायनाड में लड़ रहे थे तो वायनाड में कह दिए वायनाड ही हमारा परिवार। हम गए दादा, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। अब कहेंगे एक परिवार वायनाड में है, एक परिवार अमेठी में है। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने भी दावा किया कि राहुल अमेठी से लड़े तो फिर हारेंगे। अमेठी से अगर चुनाव लड़ते हैं राहुल गांधी तो फाइट होगी, स्मृति बनाम गांधी होगा। पिछली बार भी हारे थे, इस बार भी हारेंगे। रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आ रहा है। देखो, रायबरेली से प्रियंका आए, कोई आज सोनिया जी तो चली गई हैं। कहा जा रहा है नामांकन से पहले रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं भाई बहन। अच्छा है, राम याद तो आए उन्हें। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि रामलला के दर्शन के निमंत्रण को ठुकराने वाले राहुल को चुनाव आते ही राम भी याद आ गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से आज अपना पर्चा भर दिया। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव के साथ राम गोपाल यादव समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक से होगा। कन्नौज लोकसभा सीट से चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे अखिलेश यादव ने इस बार भी अपनी जीत का भरोसा जताया। हम समाजवादियों का, खासकर मेरा, क्योंकि जहां से शुरुआत हुई हो वहां फिर एक बार आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूंगा। वहीं बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव के साथ चुनावी लड़ाई की तुलना भारत पाकिस्तान मैच से की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के आने से अब ये मुकाबला भारत पाकिस्तान मैच जैसा हो गया, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है। न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने से यहां की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। जानकारों के मुताबिक अब यहां से बीजेपी की जीत उतनी आसान नहीं रही जितनी पहले मानी जा रही थी। हालांकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। 2019 का चुनाव सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी अगर वहां कोई हारा था, वो श्री अखिलेश यादव जी हारे थे, समाजवादी पार्टी हारी थी। पूरा सैफई जो परिवार है इनका, वो पूरा परिवार हारा था। अब भी गढ़ है, जो जीत गया वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत थी। बीजेपी से कन्नौज सीट से उम्मीदवार बदलने पर भी सवाल बीजेपी ने उठाया और दावा किया कि अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में भारी बहुमत से जीतने का भरोसा भी जताया। पार्टी बार बार अपना प्रत्याशी बदल रही, स्टैंड बदल रही है। हार का डर उनके अंदर तक समा गया है और प्रदेश में कहीं से भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने वाला नहीं है। 0 सीटें आने वाली है। फिर अखिलेश यादव जीतेंगे और देखिए इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का। तो आपने दोनों ही दलों के नेताओं के दावे सुन लिए। अब आप बात पते की समझिए और बात पते की यह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के ही सामने अब अपने अपने परिवार की विरासत को बचाने की चुनौती है और यही वजह है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना नामांकन आज दाखिल भी कर दिया है। यूपी के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली के दौरान एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे विकास की कोई उम्मीद नहीं है और दोनों लड़कों की जोड़ी कई बार पहले भी फ्लॉप साबित हुई है। 2 लड़कों की जोड़ी
जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। आगरा पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत में मिली अपनी संपत्ति को बचाने के लिए राजीव गांधी ने कानून को ही बदल दिया था। अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जिस ऐतिहासिक लाल चौक पर कभी सन्नाटा पसरा होता था, आज वहां गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाले जा रहे हैं। श्रीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी जमकर प्रचार कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। पीडीपी के सैकड़ों समर्थक लाल चौक पहुंचे और अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। तो वहीं अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने भी एक रैली निकाली और लोगों से खुद को जिताने की अपील की। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर चुनाव प्रचार के दौरान अलग ही माहौल नजर आया। जो आप नाच गाना देख रहे हैं वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी वहीद परा के समर्थक है। आप देखिए कैसे नाच गाकर वहीद परा जो है श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचे। यानी जिस लाल चौक पर पहले लोग जाने से कतराते थे, वहां पर अब लोगों का जश्न देखने को मिला। लाल चौक के घंटाघर से लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय तक राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई। अपने समर्थकों के साथ पीडीपी और अपनी पार्टी के उम्मीदवार निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी अशरफ मीर ने जीत का भरोसा जताया। हम डेवलपमेंट की सियासत देंगे, अपने यूथ को बहाल करने की कोशिश करेंगे, डिप्रेशन से निकालेंगे, ड्रग एडिक्ट से निकालेंगे। तो वहीं पीडीपी प्रत्याशी वाहिद पारा भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। मुद्दा यह है कि कश्मीर की आवाज़, आपके बच्चों की आवाज़ नई दिल्ली के ऐवानों में पहुंचे और दिल्ली में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हमारी रिप्रेजेंटेशन हो, हर मुद्दे पे, छोटे बड़े मसले पे। जानकारों के मुताबिक इस बार श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच मुकाबला है। हालांकि अपनी पार्टी भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। चुनावी मौसम में तेलंगाना की हैदराबाद एक हॉट सीट बन गई है और एक तरफ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता ओवैसी को उनके ही गढ़ में चुनौती दे रही हैं। हाल ही में दोनों नेताओं ने अपना अपना नामांकन पत्र भरा और अपनी संपत्तियों का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया, जिसके मुताबिक ओवैसी की कुल चल अचल संपत्ति करीब 24 करोड़ है, जबकि माधवी लता ने 221 करोड़ की संपत्ति शपथ पत्र में बताई है। ओवैसी के पास करीब 3 करोड़ चल संपत्ति है, जबकि माधवी लता के पास 165 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। वहीं अचल संपत्ति की बात करें तो ओवैसी के पास करीब 21 करोड़, जबकि माधवी लता के पास करीब 56 करोड़ की चल संपत्ति है। ओवैसी की अपनी संपत्ति 2 करोड़ 80 लाख रुपए की है, जबकि माधवी लता की खुद की संपत्ति 31 करोड़ रुपए की है। वहीं ओवैसी के ऊपर करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए की देनदारी है और माधवी लता की देनदारी करीब 27 करोड़ रुपए की है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पटना में बड़ी वारदात हो गई है। बदमाशों ने जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। नेता सौरभ कुमार शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पटना के पुनपुन इलाके में हुई। हमले में सौरभ कुमार के साथ मौजूद शख्स को भी गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेडीयू नेता की हत्या के बाद नाराज लोगों ने हंगामा किया। इधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती पीड़ित के घर पहुंची और परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इन सरकार में बैठे लोगों को इस बात का जवाब देना होगा कि जब सरकार के लोग सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, दुख के घड़ी में सबको जाना चाहिए।
इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे जिस दल का रहे। जिसका हत्या हो गया उसके घर पर कोई भी जाएंगे तो इसका राजनीति का नाम नहीं दिया जाता है। इधर जेडीयू का दावा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी के शासन में कोई सोचेगा कि इस तरह की घटना को अंजाम दे दे और बच जाए तो ये संभव नहीं है। जेडीयू नेता सौरभ कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पटना में आज एक बड़ी वारदात हो गई। बदमाशों ने जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या की, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन अगर हम खबरों में आगे बढ़े तो इधर एनडीए ने विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार की जनता को पता है कि किसने अपराधियों को संरक्षण दिया है। और बीजेपी ने जेडीयू नेता की हत्या पर सियासत करने वालों को जवाब दिया। जो लोग इस हत्या पर राजनीति कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पूरी बिहार की जनता ये बात जानती है कि संरक्षक कौन है अपराधियों के। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री चैन की बंसी बजा रहे हैं। पूरे बिहार में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। आज अपराध चरम पर है, जिला प्रशासन सो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री चैन की बंसी बजा रहे हैं। कल दूसरे चरण के तहत बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले हुई इस घटना ने सभी को सख्ते में डाल दिया। तो अब बात पते की क्या है ये समझिए। बात पते की ये है कि जिस तरह चुनावी मौसम में सत्ता पक्ष के नेता की हत्या हुई है, उससे विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका बैठे बिठाए मिल गया है और चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए इंडिया गठबंधन बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के इंडिया गेट के आउटर सर्कल इलाके में एक युवक की हत्या से आज सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में आरोपी ने चाकू से आइसक्रीम बेचने वाले युवक प्रभात नाम के शख्स पर हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि आइसक्रीम की रेडी लगाने वाले प्रभात को चाकू मार दिया है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर जो प्रभात है उसे जो पास का अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया जाता है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब प्रभात हर रोज की तरह कल भी इंडिया गेट के आउटर सर्कल में आइसक्रीम बेच रहा था। तभी आरोपी आकाश आइसक्रीम खरीदने के बहाने उसके पास पहुंचा। इस दौरान दोनों के बीच बहस हुई और फिर आरोपी ने चाकू से प्रभात को गोद डाला, जिसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। तो मुझे एक कस्टमर ने बताया, वहाँ पे गाड़ी रुकी मेरे पास कि तेरे साथी को किसी ने चाकू वाकू मार दिए। फिर वहाँ से मैं भाग के आया यहाँ पे। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई, सीसीटीवी खंगाले गए और कुछ घंटे की कोशिश के बाद ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। इनके फैमिली मेंबर से भी सभी संपर्क किया गया और इसी जानकारी को जुटा के हम सुबह मॉर्निंग तक हम अक्यूज को ट्रेस कर पाए। शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। बताया गया कि दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे, जिससे नाराज होकर आरोपी आकाश ने आइसक्रीम वेंडर प्रभात की हत्या कर दी। अगली खबर का रुख करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने अपने मुल्क में रह रहे अवैध अप्रवासियों को अफ्रीकी देश रवांडा भेजने से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का असर ब्रिटेन में मौजूद हजारों भारतीयों पर भी पड़ेगा। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने जिन अवैध अप्रवासियों को रवांडा भेजने की घोषणा की है उसमें 5000 से ज्यादा भारतीय शामिल हैं। इनमें 1192 वो लोग हैं जो 2023 में खतरनाक इंग्लिश चैनल को पार कर अवैध तरीके से ब्रिटेन पहुंच गए थे। रवांडा भेजे जाने वालों की लिस्ट में 4000 के करीब वो भारतीय भी शामिल हैं जो वैध तरीके से ब्रिटेन आए थे और ब्रिटेन में शरणार्थी का दर्जा पाने के लिए आवेदन भी किया हुआ है। लेकिन ऋषि सुनक सरकार ने सभी भारतीयों की शरणार्थी दर्जे की मांग को खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन जून या जुलाई से अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजना शुरू भी कर देगा। समझौते के तहत ब्रिटेन हर अप्रवासी के बदले रवांडा को 63 लाख रुपए देगा। रवांडा भेजे जाने से पहले हर शरणार्थी और ब्रिटेन सरकार के बीच 5 साल का एक एग्रीमेंट भी होगा, जिसके मुताबिक अगर 5 साल के भीतर उनको शरणार्थी दर्जा मिल गया तो भी उनको रवांडा में ही रहना होगा और अगर शरणार्थी का दर्जा नहीं मिला तो लोगों को किसी तीसरे देश में शरण मांगनी होगी। एग्रीमेंट के मुताबिक किसी भी हाल में शरणार्थियों को ब्रिटेन वापस आने की इजाजत नहीं होगी।
मुंबई के एंटॉप हिल इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना आज सामने आई। वहां एक कार में दम घुटने से 5 और 7 साल के 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, जो रिश्ते में भाई बहन थे। जिसमें भाई साजिद की उम्र 7 साल और बहन मुस्कान की उम्र 5 साल थी। बताया गया कि दोनों बच्चे कल दोपहर से गायब थे और शाम तक जब उनकी कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद रात के समय वहां जब्त की गई एक कार के अंदर से दोनों बच्चों के शव मिले। वहाँ बच्चे कल दोपहर कुछ देर खेल रहे थे और खेलते खेलते वे इस गाड़ी के पास आए और गाड़ी के अंदर जाकर फंस गए। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की खुद को बाहर निकालने की। पुलिस की माने तो कई बार उन्होंने दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन 5 और 7 साल के मासूम बच्चों में उतनी ताकत नहीं थी कि वो इस गाड़ी के दरवाजे को तोड़ पाते और वो अंदर फंस गए। वहीं बच्चों के पिता ने बताया कि जब कार से बच्चों को निकाला गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिंदा नहीं था, पूरा ठंडा हो गया था। अमेरिका के लिए दोनों के साथ हम लोग इधर से निकाला। आपका सिर्फ दो ही बच्चे? बताया गया कि बच्चे अक्सर वहां खेलने जाते थे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि कार में फंसकर उनकी मौत हो जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। कार में हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने का सपना अब सपना नहीं रहा है। फ्रांस के 75 साल के म्यूजिशियन जीन माइकल जेरे उड़ने वाली कार की सवारी करने वाले पहले यात्री बन गए हैं, जिन्होंने स्लोवाकिया की क्लाइन विजन कंपनी की बनाई उड़ने वाली कार में सवारी कर इतिहास रच दिया। जिस कार में जीन माइकल जेरे ने सवारी की उसे दुनिया की पहली प्रमाणित फ्लाइंग कार कहा जाता है, जिसने जून 2021 में अपनी पहली उड़ान पूरी की थी और जनवरी 2022 में स्लोवाकिया ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से इसे उड़ान भरने की योग्यता का प्रमाण पत्र दिया था। म्यूजिशियन जीन माइकल जेरे इस कार में पायलट के साथ सवार हुए और कार को रनवे पर ले जाया गया। इसके बाद जैसे विमान टेक ऑफ करता है, ठीक वैसे ही इस कार ने भी उड़ान भरी। काफी देर तक आसमान में सैर करने के बाद रनवे पर कार को लैंड किया गया। बताया जा रहा है कि इस उड़ान से पहले परीक्षण के दौरान ये कार 130 घंटे की उड़ान भर चुकी है और 520 से ज्यादा बार टेक ऑफ भी कर चुकी है। इस एयर कार में सुरक्षा के लिए पैराशूट भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि इस उड़ने वाली कार की बिक्री 12 से 14 महीने में शुरू हो सकती है। रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पाबंदियों का ऐलान किया है। आरबीआई ने ऑनलाइन नए ग्राहक बनाने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने इस बारे में बयान जारी किया और बताया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस एक्शन के बाद अगले आदेश तक बैंक किसी भी नए ग्राहक को ऑनलाइन नहीं जोड़ पाएगा। इसके अलावा नए क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर पाएगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे मौजूदा ग्राहकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एज ए कस्टमर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके ऑपरेशंस में फर्क पड़ेगा। वो फंडामेंटली बैंक में कमी नहीं है। आरबीआई ने 2 साल तक निगरानी के बाद बैंक को खामियां सुधारने को कहा। आरबीआई के मुताबिक 2022 और 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक की टेक्नोलॉजी में कई खामियां पाई गयी। ग्राहकों को 2 साल में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बारे में बैंक को जानकारी भी दी गई, लेकिन बैंक अपने सिस्टम की कमियां दूर करने में नाकाम रहा। आरबीआई ने बैंक को साफ कहा कि ऑडिट पूरा होने के बाद बैंक के सिस्टम की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही तय होगा कि आगे क्या करना है। आरबीआई के एक्शन के बाद बैंक के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इस कार्रवाई के बाद बैंक के शेयर्स गिर गए, साथ ही भविष्य में बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के कारोबार में काफी कंपटीशन है और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगी रोक की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड कंपटीशन में पिछड़ेगा, जिसकी वजह से बैंक की इनकम पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही बैंक के मौजूदा ग्राहकों का भरोसा टूटने का भी डर है। इतना ही नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज पर भी असर पड़ सकता है। बैंक के सामने नए ग्राहक जोड़ने की चुनौती भी होगी। कोटक महिंद्रा बैंक अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस लॉन्चिंग की तैयारी में था, मगर आरबीआई की कार्रवाई के बाद इसमें भी देरी हो सकती है। एचडीएफसी बैंक को अगर 9 से 12 महीने लग सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कोटक बैंक को कहीं ज्यादा समय लग सकता है, यानी कि लंबे समय तक इनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। मामला करोड़ों लोगों से जुड़ा है, लिहाजा पूरे देश की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। कोटक बैंक पर कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यही आ रहा है कि आगे अब क्या होगा और बैंक का सिस्टम अब कैसे सुधरेगा। आरबीआई ने बैंक को अपना सिस्टम सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक
बैंक को अपने सिस्टम सुधारने होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक को अपने सिस्टम का एक्सटर्नल ऑडिट करवाना होगा। ऑडिट के बाद मिली कमियों को सुधार करके आरबीआई को रिपोर्ट देनी होगी। इस रिपोर्ट की आरबीआई समीक्षा करेगा और संतुष्ट होने के बाद ही पाबंदियां हटाने का फैसला लिया जाएगा, जो एक लंबी प्रक्रिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें करीब 15 महीने तक का समय लग सकता है। लंबा प्रोसेस है। मुझे लगता है कि 6 महीने से लेकर 15 महीने के बीच में कुछ भी समय हो सकता है, जितने समय तक कोटक बैंक अपने नए कस्टमर्स ऑनलाइन न जोड़ पाए और साथ ही क्रेडिट कार्ड इशू न कर पाए। हालांकि बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को सभी तरह की सेवाएं देना जारी रखेगा। इसमें मौजूदा क्रेडिट कार्ड ग्राहक भी शामिल हैं। इधर आरबीआई की कार्रवाई पर बैंक ने तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए सहयोग की बात कही और वादा किया कि मौजूदा ग्राहकों को बिना रुकावट सेवाएं मिलती रहेंगी। लेकिन इस बीच कई जगह ग्राहकों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। राजस्थान से दिल्ली पहुंचे एक ग्राहक के पैसे फंस गए, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। मेरे को तो अभी पता चला ऐसा हो गया। ऐसा होता तो मैं कल से पेमेंट ही ना करता सर। ये तो बहुत बेकार है। अभी बंदा कहाँ फंस गया है, किसी के पास पैसा है नहीं है सर, रास्ते में वो फंस गया। अब देख लो। जिन ग्राहकों के ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं, उन्हें बैंक मैसेज भेजकर सूचित कर रहा है। कस्टमर इंतजार कर रहा है कि कब उसके पैसे आएंगे। उसको अंदर से तो 72 घंटे का जवाब आ गया, लेकिन उसी के पैसे सिर्फ उसने भेजे और वो फेल हो गए। ग्राहकों की ये भी शिकायत है कि काफी लंबे समय से बैंक के ऑपरेशन में शिकायतें आ रही थीं, जिसकी वजह से बैंक पर से ग्राहकों का भरोसा कमजोर हुआ है। कोटक महिंद्रा का कस्टमर्स को पत्र ग्राहकों की सभी चिंताओं को दूर करेंगे। कस्टमर्स को सभी सेवाएं देते रहेंगे। बड़ी खबर इस समय की, केवल नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगी है। तो अब कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जो ग्राहक है कोटक महिंद्रा के, उनको मैसेज किया जा रहा है, उनको पत्र लिखा गया है कि ग्राहकों की सभी चिंताओं को दूर करेंगे। कस्टमर्स को सभी सेवाएं भी देते रहेंगे। केवल नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई गई है। अब बात पते की समझिए और बात पते की यह है कि पहले पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक, अब कोटक बैंक पर एक्शन से ये तो साफ हो गया है कि ग्राहकों को काफी सावधान रहने और बैंकों के ऑपरेशंस को लेकर अलर्ट रहने की बेहद सख्त जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। 5 साल से दिल की बीमारी से जूझ रही पाकिस्तान की रहने वाली 19 साल की आयशा का चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर अस्पताल में सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। आयशा पहली बार 2014 में इलाज के लिए भारत आई थी। उस समय आयशा की उम्र महज 14 साल थी। उसके दिल को ठीक रखने के लिए एक डिवाइस लगाया गया था, लेकिन 2024 में उसके डिवाइस में कुछ समस्या आ गई। इसीलिए आयशा को इलाज के लिए फिर से भारत लाया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी। लेकिन पाकिस्तान से आए आयशा के परिवार ने डॉक्टरों को बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। इसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत ऐश्वर्यम ट्रस्ट नाम के एक एनजीओ को सूचित किया। फिर ऐश्वर्यम ट्रस्ट और एमजीएम हेल्थ केयर की मदद से आयशा की मुफ्त में सर्जरी की गई। डॉक्टर आर बालकृष्णन की अगुवाई में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। उसे दिल्ली के एक अस्पताल से लाए गए 69 साल के ब्रेन डेड मरीज का दिल मिल गया। अब आयशा पूरी तरह ठीक। चीन का मशहूर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक अमेरिका में बैन हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टिकटॉक पर बैन से जुड़े बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और इस बिल के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने चीन की कंपनी बाइटडांस को कहा है कि वो 1 साल के अंदर या तो टिकटॉक को बेच दे या अमेरिका में उसका कारोबार बंद कर दे। बाइटडांस को टिकटॉक में हिस्सेदारी बेचने के लिए 9 महीने का वक्त भी दिया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है। यानी 1 साल में बाइटडांस के टिकटॉक में अपनी हिस्सेदारी किसी अमेरिकी कंपनी को बेचनी होगी, नहीं तो टिकटॉक अमेरिका में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील दी है। अमेरिका का कहना है कि टिकटॉक के जरिए करोड़ों अमेरिकी नागरिकों के डेटा चोरी होने की आशंका है। साथ ही चीन पर टिकटॉक के जरिए अमेरिका में अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के भी आरोप लग रहे हैं। अमेरिका में टिकटॉक बहुत लोकप्रिय है और वहां इसके 17 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। वहीं लाखों अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर्स टिकटॉक वीडियोस के जरिए लाखों करोड़ों की कमाई भी कर रहे हैं। टिकटॉक ने दावा किया कि उसने अमेरिकी यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। टिकटॉक ने अमेरिकी प्रतिबंध को असंवैधानिक कहा और इसके खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान भी किया। गुजरात के पहाड़ी इलाके छोटा उदेपुर के लोग खराब रास्तों और पानी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, लिहाजा वहां की सरकार कुप्पा पानी पुरवठा योजना बना रही है।
लेकिन इसी योजना का निरीक्षण करने वाले डीएम साहब की गाड़ी उबड़-खाबड़ रास्तों में ही फंस गई। जिला कलेक्टर अनिल धमेलिया की गाड़ी पक्का रास्ता न होने की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पाई, लिहाजा उनकी कार को ट्रैक्टर के जरिए खींचकर बाहर निकाला गया। हालांकि उनकी कार को ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाले जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि छोटा उदयपुर के इस रास्ते को बनाने का काम सरकार ने पास कर दिया है, लेकिन अभी तक इस सड़क को बनाया नहीं जा सका है। अब शायद डीएम साहब की गाड़ी फंसी है तो हो सकता है कि डीएम साहब कुछ करें और तेजी से इस सड़क को बनाएं और लोगों को कुछ राहत मिले। लंदन की सड़कों पर सुबह के वक्त अजीबोगरीब नजारा दिखाई दिया। गाड़ियों और लोगों की आवाजाही के बीच लंदन की सड़कों पर अचानक घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके बाद सेंट्रल लंदन की सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक के बाद एक कई घोड़े लंदन की सड़कों पर इधर उधर दौड़ने लगे। इन घोड़ों की टक्कर से कई लोग गिरकर घायल हो गए, तो वहीं खुली सड़क पर दौड़ रहे कई घोड़े वहां से गुजर रही गाड़ियों से टकराकर चोटिल भी हो गए। एक घोड़े के शरीर से खून बहता दिखाई दिया। एक बस की विंडस्क्रीन भी घोड़े की टक्कर से टूटी दिखाई दी। बताया गया कि ये घोड़े बकिंगम पैलेस की कैवलरी के हैं, जो वहां चल रहे निर्माण कार्य के दौरान गलती से बाहर निकल गए और सड़कों पर दौड़ने लगे। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने घोड़ों को पकड़ लिया और उनकी सेना के हवाले कर दिया। जी न्यूज़।